एवरीवन, आई एम गीतांशी आदित्य और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, एक सेंटेंस जो है ना वो हमेशा ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड होता है। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो अब हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो मैंने सब्जेक्ट में क्या क्या रखा है, द सन, द डॉग, द पिकॉक, और प्रेडिकेट में है राइजेस इन द ईस्ट, इज रनिंग आफ्टर द कैट, इज डांसिंग अंडर द ट्री। तो देखो, ये पूरा सेंटेंस क्या था, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है, फिर द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, डॉग जो है वो कैट के पीछे दौड़ रहा है। द पिकॉक इज डांसिंग अंडर द ट्री, जो पिकॉक है, मोर है, वो पेड़ के नीचे डांस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने द सन, द डॉग और पिकॉक को सब्जेक्ट कहा है और राइजेस इन द ईस्ट, इज रनिंग आफ्टर द कैट, इज डांसिंग अंडर द ट्री को प्रेडिकेट कहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये जानते हैं कि क्यों ये सब्जेक्ट है और क्यों ये प्रेडिकेट है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, लेकिन क्यों है? तो देखो, द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। सब्जेक्ट जो है वो एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि ये बताता है कि किस आदमी या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, सन के बारे में बात हो रही है, तो ये एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे डॉग के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे पिकॉक के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है। वैसे ही प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो है वो इस सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। जैसे देखो यहाँ पे प्रेडिकेट है राइजेस इन द ईस्ट, तो ये सन के बारे में बता रहे हैं ना कि सन जो है वो पूर्व दिशा से उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर मैं सिर्फ राइजेस इन द ईस्ट कहूँ तो आप समझ पाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नहीं समझ पाओगे। जब मैंने ये कहा द सन, तब आप क्लियर हो गया कि हाँ, मुझे सन के बारे में बात करनी है। तो हमने यहाँ पे देखो, ये जो प्रेडिकेट है वो सन के बारे में कुछ बता रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बारे में, कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से उगता है। वैसे ही यहाँ पे देखो, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, तो यहाँ पे इज रनिंग आफ्टर द कैट, क्या रनिंग आफ्टर द कैट, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, या अगर मैं जब तक आपको इसके लिए सब्जेक्ट ना दूं तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अब इस सेंटेंस को पढ़ो, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, तो हमें पता चल गया ना अब कि जो डॉग है वो कैट के पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, डॉग के बारे में बता रहे हैं ना कि वो जो डॉग है वो कैट के पीछे भाग रहा है ना, इसीलिए ये एक सब्जेक्ट है और ये एक प्रेडिकेट है। वैसे ही द पिकॉक यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और इज डांसिंग अंडर द ट्री एक प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि ये पिकॉक के बारे में बता रहा है कि ये जो पिकॉक है वो पेड़ के नीचे डांस कर रही है, नाच रही है। तो प्रेडिकेट का यही काम होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या, तो सब्जेक्ट के बारे में हमेशा बात होती है। सब्जेक्ट एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसके बारे में बात होती है, और प्रेडिकेट एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जानने के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, बस इतना ही है इसमें। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के एक्सरसाइज को फिल कर लेते हैं। सो आप सभी अपनी अपनी बुक ओपन करें। यहाँ पे देखो,
आ जाते हैं पहले एक्सरसाइज पे। पहला है मैच द टू पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस, राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, पेज नंबर 47 पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। आपको पहले इन सेंटेंसेस को यहाँ पे मैच करना है और उसके बाद फिर उस सेंटेंस को अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको मैच करवाऊंगी, नोटबुक में लिखना आपका होमवर्क है। आपको इन सेंटेंस को जब मैच कर लोगे उसके बाद फिर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, फर्स्ट में है गॉड। तो गॉड को किससे मैच किया गया है, चलो पहले लिख ही लेते हैं, बर्ड्स, द रोज, अ मंकी, एन एलिफेंट, bees and ants। अब इनके सामने क्या है, तो live in nests, loves all men, has a long tail, work very hard, has a long nose, is a lovely flower। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम इसे मैच करेंगे। तो गॉड लव्स ऑल मैन, भगवान जो है वो सारे इंसानों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स, आप भी ऐसे ही मैच करेंगे। फिर द रोज इज़ अ लवली फ्लावर, अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग नोज, bees and ants work very hard। सो देखो यहाँ पे टोटल 6 सेंटेंसेस हैं, हमने इसे मैच तो कर लिया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, अपनी अपनी ग्रामर कॉपी ओपन करो और उसमें इन सेंटेंसेस को ऐसे ही लिखो, राइट सेंटेंसेस। गॉड लव्स ऑल मैन, बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स, द रोज इज अ लवली फ्लावर, अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग नोज, bees and ants work very hard। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। जैसे पहला ही ले लेते हैं, गॉड लव्स ऑल मैन। वैसे ही आपको सारे सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में, ठीक है, आपको इसे ग्रामर कॉपी में लिखना है। मैच आपको बुक में करना है, मैच इन बुक, और फिर इन सेंटेंसेस को देख के सही सही जो है उन्हें ग्रामर कॉपी में लिखना है, ठीक है। जल्दी करो। ओके, चाहो तो अगर नहीं कर पाए हो तो वीडियो पॉज कर सकते हो थोड़ा पीछे जाके, और अगर कर लिए हो तो अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, चूज अ सूटेबल सब्जेक्ट फॉर ईच प्रेडिकेट। आपको यहाँ पे प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है और यहाँ पे फिल करना है। तो हेडिंग है इसकी, चूज अ suitable subject for each predicate. तो इसमें फर्स्ट होगा ब्लैंक इज वेरी हॉट। तो यहाँ पे आंसर जो आप फिल करोगे वो होगा द सन। द सन
फिर इज़ वेरी हॉट बुक में लिखा हुआ है। सेकेंड, ब्लैंक शाइन एट नाइट, तो रात को क्या चमकते हैं? तारे चमकते हैं। तो द स्टार्स शाइन एट नाइट। थर्ड, ब्लैंक लव देयर चिल्ड्रन, कौन अपने बच्चों से प्यार करते हैं? तो सारे माता पिता, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं। सो ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। फोर्थ, ब्लैंक वर्क्स इन अ फैक्ट्री, कौन फैक्ट्री में काम करते हैं? तो माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। फिफ्थ, ब्लैंक इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो कौन? माली, गार्डनर, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। देन सिक्स्थ, ब्लैंक इज टीचिंग इन द क्लास, कौन क्लास में पढ़ा रहा है? द टीचर, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, आप नहीं लिख पाए हो तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, पॉज कर लो और लिख लो, ठीक है? या फिर स्क्रीनशॉट खींच के रख लो और उसके बाद फिर बाद में लिख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, चूज अ सूटेबल प्रेडिकेट फॉर ईच सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? प्रेडिकेट चूज करना है सब्जेक्ट के लिए। पहले सब्जेक्ट चूज करना था प्रेडिकेट के लिए, अब प्रेडिकेट चूज करना है सब्जेक्ट के लिए। सो चूज अ सूटेबल प्रेडिकेट फॉर ईच सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहले में दिया हुआ है बर्ड्स, तो इसके आगे हम लगाएंगे आर सिंगिंग इन द ट्रीज। तो आप लिखो बर्ड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? आपको इसे नहीं लिखना है, आप यहाँ से लिखोगे आर सिंगिंग इन द ट्रीज, birds are singing in the trees. Second, the lion, तो इसका होगा is the king of all animals. The lion is the king of all animals. Third, an apple, तो एन एप्पल के साथ क्या होगा? एन एप्पल हैज़ अ स्वीट टेस्ट, एप्पल का एक स्वीट सा टेस्ट होता है, ठीक है? मीठा सा टेस्ट। फिर फोर्थ, अ कॉबलर, मोची, तो क्या करता है मोची? शूज बनाता है, तो अ कॉबलर मेंड्स आवर शूज। Fifth, the earth, the earth moves around the sun. The donkey, इज़ अ यूज़फुल एनिमल, डंकी जो है वो एक यूज़फुल एनिमल है, बहुत काम का एनिमल है। सो इज़ अ यूज़फुल एनिमल। आप लोग इसे लिख लें, पॉज करके लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट खींच के रख लो और उसके बाद लिख लो, ठीक है? अगर नहीं लिख पाए हो तुरंत तो
सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने हमारा ये जो चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट बुक पे। तो आप जल्दी से अपनी माई लर्निंग लैडर ओपन कर लें, चैप्टर नंबर 5 जल्दी से निकालें। मैं आपको उसे रीड करने वाली हूँ, हम उसे आज समझने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ न्यूमेरिकल पैटर्न्स। मतलब न्यूमेरिकल पैटर्न्स मतलब नंबर से बने हुए अलग अलग तरीके से जो नंबर हैं उनकी बहुत ही अमेजिंग सी एकदम अच्छी सी जो वर्ल्ड है उसको आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। सो आप जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें। देखो, सबसे पहले आ जाओ टेक ऑफ पे। यहाँ पे आपको टेक ऑफ दिख रहा है, देख पा रहे हो? ये जो पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं ना बेटा, कंटिन्यू द गिवन ग्रोइंग पैटर्न। आपको क्या करना है, इस जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू करना है, मतलब आगे बढ़ाते जाना है इस पैटर्न को। यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल था, फिर उसके ऊपर 2 रेक्टेंगल आ गए ऑरेंज कलर के, सॉरी ट्राइंगल, गलती से निकल गया। सो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल था, फिर यहाँ पे उसके ऊपर 2 ट्राइंगल आए, फिर यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर के पहले एक, फिर 2 ट्राइंगल और उसके ऊपर 3 ट्राइंगल आ गए। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको यहाँ पे 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और उसके ऊपर 4 ट्राइंगल्स बनाने हैं, ठीक है। तो यही आपका ग्रोइंग पैटर्न होगा। फिर नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं आपके स्क्वायर के ग्रीन कलर के, दूसरे में वो 4 हो गए, तीसरे में वो 6 हो गए, मतलब वो हर बार 2-2 बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2 थे, फिर 2 + 2 हुए 4 हो गए, फिर 2 उसमें 4 में +2 हो गया तो 6 हो गए। तो अब कितने होंगे, 8 होंगी। पहले 2 थे, उस पर 2 + 2 कर दिया गया तो वो 4 हो गए, फिर उस 4 में +2 कर दिया गया तो वो 6 हो गए। अब उस 6 में +2 कर दिया जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो अब आपको 8 वैसे बॉक्सेस वहाँ पे बनाने हैं। चलो मैं आपको बना के ही बता देती हूँ। सबसे पहले में देखो, जो पहला पैटर्न है उसमें कैसे बनेगा, सबसे पहले एक ऐसे नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे वैसे ही 2, ठीक है। पहले एक ट्राइंगल, उसके ऊपर 2 ट्राइंगल। अब क्या होगा, उस पे 3 ट्राइंगल बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसमें 4 ट्राइंगल बनेंगे। तो ये 1, 2, 3 और 4, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। आपका पहला ट्राइंगल ये था, दूसरा ट्राइंगल ये था, तीसरा ये था, ठीक है। वैसे ही चौथा ये था, यहाँ पे तीसरी लाइन का ट्राइंगल ये है, फिर ये रहे आपके चौथी लाइन के ट्राइंगल्स 4, ठीक है। आपको ऐसे ही बनाना है, आप चाहें तो इसे कलर कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट वाले का यही होगा। सेकंड, पहले देखो 2 बॉक्सेस हैं, फिर 4 बॉक्सेस हैं, फिर 6 बॉक्सेस हैं, तो आप कितने होंगे, 8 बॉक्सेस। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर्स बनाने हैं 8। आप जितने अच्छे से बना सके उतनी अच्छी बात है। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर है। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल है ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके पास एक सर्कल रखा गया है, दूसरे में 2 सर्कल रखे गए हैं, तीसरे में 3 सर्कल रखे गए हैं। तो अब क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 सर्कल रखने हैं। तो अच्छे से यहाँ पे 4 सर्कल आप बना दें।
ठीक है, ये तो थोड़ा इतना अच्छा नहीं बना, जितने अच्छे से बना सकते हैं आप उतने अच्छे से बनाएं। फिर देखो डी वाले में क्या है, सबसे पहले बीच में एक ना डायमंड सा है। डी वाले में देखो सबसे पहले बीच में एक ऐसा डायमंड सा है, ठीक है। उसके बाद फिर उस पे पहले चारों साइड से एक एक स्क्वायर चढ़ाए गए, एक एक स्क्वायर, दूसरे में दो दो स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, हर साइड तीन तीन स्क्वायर रखने, ऐसे ही। तो ये ऐसे बनेगा, देखो इसी के जितना ऐसा। आप चाहें तो आप स्केल से बनाएं, सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। वैसे ही इधर भी वैसे ही इधर भी एक, दो, तीन, ठीक है। ये ऐसा कुछ बनेगा, आप और अच्छे से बना ले, ठीक है, ताकि और सुंदर दिखे। चलो ये तो हो गया, ठीक है। आप पॉज करो और बना लो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, केट प्लांट्स ट्यूलिप्स। केट जो है ना वो ट्यूलिप लगा रही है, ट्यूलिप एक फ्लावर है, वो उसे लगा रही है। शी प्लांट्स 5 tulips in row 1, she plants 10 tulips in row 2, she plants 15 tulips in row 3. If she continues with the same pattern, how many tulips will she plant in row 6? देखो आपको बताया गया है कि केट जो है ना अपने गार्डन में ट्यूलिप लगा रही है। उसने पहले रो में, मतलब पहली जो जगह थी एक ऐसे लाइन, उसमें उसने, ऐसे नहीं है तो कॉलम है, ऐसी लाइन में उसने पहले लाइन में ऐसे, ठीक है, बगीचा है एक बड़ा सा, उसमें उसने पहले लाइन में 5 ट्यूलिप्स लगाए। फिर वो बड़ी उसने दूसरे लाइन में 10 ट्यूलिप्स लगाए, तीसरे लाइन में 15 ट्यूलिप्स लगाए, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर 6 में। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसने फर्स्ट रो में 5 लगाए, सेकेंड रो में 10 लगाए और थर्ड रो में 15 लगाए, तो वो 6th रो में कितने ट्यूलिप्स लगाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। पहले रो में 5, दूसरे रो में 10, तीसरे रो में 15, तो रो 6 में मतलब 6th रो में वो कितने लगाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पहले रो में 5 लगाई, दूसरे रो में क्या किया उसने, दूसरे रो में इस 5 के साथ और 5 जोड़ दिए, तो यहाँ पे 10 हो गया। पहले रो में उसने 5 लगाया, दूसरे में उसने क्या किया, पहले से 5 तो लगाती ही है, उसमें और 5 ऐड कर दिया, तो अब कितने हो गए, 10 हो गए दूसरे रो में। अब उसने सोचा कि सेकेंड रो में मैं 10 तो लगा चुकी हूँ, तो थर्ड रो में फिर 5 ऐड कर दी, तो ये हो गया 15, तो थर्ड रो में 15। अब वैसे ही फोर्थ रो में वो क्या करेगी, फोर्थ रो में भी वो सोचेगी कि 15 तो हो चुके हैं, मैं एक काम करती हूँ और 5 ऐड कर देती हूँ, तो +5, तो यहाँ पे हो गया 20, मतलब फोर्थ रो में वो लगाएगी 20। अब फिफ्थ रो में, हर रो में देखो 5 प्लस करते जा रही है, फिफ्थ रो के लिए वो क्या करेगी, और 5 प्लस कर देगी, तो ये हो जाएगा 25, फिफ्थ रो में 25। अब हमें क्या पता लगाना है कि सिक्स्थ में कितना करेगी, तो देखो 25 उसने फिफ्थ रो में लगाए, अब वो क्या करेगी, 5 और प्लस कर देगी, तो ये हो जाएगा उसका 30, मतलब वो सिक्स्थ रो में टोटल 30 ट्यूलिप्स लगाएगी। पहले में उसने 5 लगाए, दूसरे में उसमें 5 में और प्लस कर दिया 5, ठीक है। तीसरे में उसमें क्या किया, जितने भी उसने रो 2 में लगाए थे 10, उसमें और 5 प्लस कर दिया, फिर 15 में उसने और 5 प्लस कर दिया, फिर वो 20 बन गया, 20 में उसने और 5 प्लस कर दिया, 25 बन गया, 25 में उसने और प्लस कर दिया तो 30 बन गया। तो ये आपका आंसर देखो, यहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड की गई है यहाँ पे कि वो रो 6 में कितने ट्यूलिप्स लगाएगी, तो आपको आंसर यहाँ पे लिखना है 30 ट्यूलिप्स। तो
30 आप उस ब्लैंक में फिल करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से इसे भर लें, उसके बाद फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे।